मोहन नगर में राजा सूरत सिंह का राज है। सूरत सिंह के परिवार में महारानी ओलिविया और राजकुमार रणजीत है। राजा सूरत सिंह बहुत ही दयालु राजा हैं। राजा सूरत सिंह ने मोहन नगर को बहुत अच्छे से सजाया है। यहाँ का हर नागरिक खुश है। सुबह के समय राजा का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्रीगण बैठे थे, लेकिन तभी अचानक से महारानी ओलिविया रोते हुए आई। महारानी ओलिविया को इस तरह देखकर सभी हैरान हो गए। क्या हुआ महारानी जी, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? राजा साहब, राजकुमार रणजीत कहाँ है रंजीत? और क्या हुआ रंजीत को? रंजीत बेहोश हो गए हैं, वो आंखें नहीं खोल रहे। महारानी की बात सुनकर सभी दौड़कर रणजीत के पास गए। रणजीत बेहोश पड़े थे। राजकुमार, राजकुमार! जल्दी से किसी वैद्य को बुलाइए। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने रणजीत के हाथ की नब्ज पकड़कर देखी और फिर कहा, क्षमा कीजिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वैद्य जी की बात सुनकर महारानी बहुत तेज तेज रोने लगी। तभी राजा सूरत सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जल्दी से उस जादूगर मोहन को ले आओ, उसने ही राजकुमार की जान ली है। सैनिक नगर में गए और मोहन जादूगर को पकड़ लिया। मोहन की बेटी मालती और पत्नी माया ने सैनिकों से हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन सैनिक नहीं माने और जादूगर मोहन को अपने साथ ले आए। मालती भी पीछे पीछे महल में पहुंच गई। देखो मोहन जादूगर, मैं जानता हूँ कि तुमने ही राजकुमार पर जादू किया है, लेकिन तुम अगर अभी भी राजकुमार को जीवित कर देते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। राजा साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे राजकुमार जीवित चाहिए। महाराज, महाराज, मैंने राजकुमार को नहीं मारा है। ठीक है, फिर तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे अरे नहीं नहीं राजा साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मुझे राजकुमार जीवित चाहिए। मैं राजकुमार के प्राण वापस ले आऊंगी, लेकिन मेरे माता पिता को कुछ मत कीजिए। लेकिन इसके लिए मुझे एक अंगूठी लानी होगी और वो अंगूठी राक्षसों की मायावी दुनिया में होगी, जिसमें वक्त लग सकता है। ठीक है, तुम जाओ और वो अंगूठी लेकर आओ, लेकिन तब तक तुम्हारे पिता कैद खाने में रहेंगे। ठीक है, मैं अब अपनी यात्रा पर निकल रही हूँ। मोहन जादूगर को कैद कर लिया गया और मालती भी जंगलों की तरफ निकल गई। वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? मैंने राजा साहब से अपने पिता को बचाने के लिए वादा तो कर दिया, लेकिन मुझे खुद रास्ता नहीं पता है। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए। मालती वहाँ बैठकर सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी, जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लगा था। इस गुफा के अंदर क्या है? मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। मालती गुफा के पास गई, लेकिन दरवाजे पर बहुत बड़ा पत्थर देखकर डर गई। हे भगवान, अब इस पत्थर को कैसे हटाऊं? मैं इस गुफा के अंदर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने किसी गुफा के बारे में ही बताया था। तभी उसे एक आवाज आई, अच्छा, तो आज तुमने इसके अंदर जाने की हिम्मत की है। ऐसा वर्षों के बाद हुआ है। चलो, अब तुम्हें एक पहेली का जवाब दो, रास्ता खुद खुल जाएगा। हाँ बताइए। एक ऐसा पंछी बताओ जो बादलों को चीरता हुआ जाता है और बारिश में भी सबसे ऊपर उड़ता है। ऐसा पंछी है बाज। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन अंदर जाने से पहले ध्यान रखना कि वहां बहुत बहुत बड़े खतरे हैं। अगर तुम मौत को गले लगा सकती हो तो जाओ, गुफा के दरवाजे से पत्थर हट जाएगा। गुफा के दरवाजे से पत्थर हट गया। मालती ने एक बार सोचा, पिता को अपनी आंखों से मरते हुए देखना पड़े, उससे अच्छा है कि मैं इस गुफा में जाकर ही प्राण त्याग दूं। लेकिन मैं राजकुमार को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी।
मालती गुफा के अंदर गई, लेकिन वहाँ अंधेरा और बहुत सारे डरावने पक्षी घूम रहे थे। लेकिन मालती फिर भी अंदर गई। उसे एक राक्षस दिखाई दिया जो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। आखिरकार तुम हमारे चंगुल में फंस ही गई। अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा और हाँ, तुम्हारा खून भी पीऊंगा। बहुत दिन से किसी इंसान का खून नहीं पिया है। मुझे वो अंगूठी दे दीजिए, उसके बाद आप मुझे मार दीजिएगा। वो अंगूठी तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। वो अंगूठी किसके पास है? मुझे बातों से बहलाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दे देती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं आपकी पहेली का जवाब दूंगी। इस गुफा में ऐसा क्या है कि जितना ज्यादा है उतना ही तुम्हें कम दिख रहा है? मालती चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है, लेकिन उसे गुफा में कुछ नहीं दिखता। लेकिन तभी उसके दिमाग में उत्तर आया और उसने कहा, अंधेरा। इस गुफा में अंधेरा ज्यादा है और मुझे उतना ही कम दिख रहा है। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वो अंगूठी तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। राक्षस ने मालती को अंगूठी दी। मालती वो अंगूठी लेकर महल चली गई। महल में मालती को देखकर सभी खुश हो गए। हमें तुम पर विश्वास नहीं था, लेकिन तुम अंगूठी लेकर आई हो। मुझे मेरे पिता के प्राण बचाने थे। हाँ, अभी तुम पहले राजकुमार के प्राण बचाओ। मालती ने राजकुमार को अंगूठी पहनाई और राजकुमार ने आंखें खोल दी। सभी लोग बहुत खुश हुए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मालती। मैं अब तुम्हारे पिता को आजाद करता हूँ और तुम दोनों को अपने महल में मंत्री का पद देता हूँ। अब से तुम भी महल का हिस्सा हो। मालती और उसके पिता बहुत खुश हुए और फिर खुशी खुशी रहने लगे। आनंदपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान दंपत्ति रहते थे, विक्रम और लता। उनकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो गांव के एक रईस आदमी भानु की जमीन पर काम किया करते थे। वो जो भी फसल उगाते उसमें से आधी अच्छी भानु खुद ले जाया करता था और बची हुई फसल इनके हिस्से में आया करती थी, जिसे बेचकर उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। ये लो लता, इस फसल की कमाई। इस बार तो पिछली बार से भी कम पैसे मिले हैं। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सोचा था थोड़ी अच्छी कमाई होगी तो संजय के कॉलेज की फीस निकल जाएगी, पर अब तो वो भी मुश्किल लग रहा है। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई काम करूँ जिससे आप दोनों की थोड़ी मदद हो जाएगी। सोच तो तेरी अच्छी है बेटा, पर इस गांव में काम कहाँ है। आप ही ना एक बार उसे थोड़ी कोशिश तो करने दीजिए, हो सकता है उसके नसीब से ही कोई काम मिल जाए। ठीक है, ढूंढो बेटा। अब संजय काम की तलाश में जुट गया। अगली सुबह वो गांव की हर दुकान, हर व्यवसाय में गया। काका, आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकूं? नहीं बेटा, हमारा छोटा सा व्यवसाय है, हम घर वाले ही मिलकर संभाल लेते हैं। जी ठीक है। सुबह से शाम हो गई, संजय को कोई काम नहीं मिला। वो निराश होकर गांव के नुक्कड़ पर बैठ गया। सोचा था कोई नौकरी मिल जाएगी और पिताजी की थोड़ी मदद हो जाएगी, पर मुझे तो कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। तभी उसे चिंता में बैठा देख उसका दोस्त मयूर उसके पास आया। क्या हुआ दोस्त, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं, पिताजी की मदद करना चाहता हूं पर कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। अरे तो खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर लो ना। व्यवसाय के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो नहीं है। अरे तो भानु सेठ है ना, वो गांव में हर किसी की मदद करते हैं। तू उनसे उधारी ले ले और धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा देना। ये तो सही रहेगा, पर मैं कौन सा व्यवसाय करूं? मयूर ने यहाँ वहाँ नजर घुमाई। गांव में हर चीज थी। तभी दो औरतें बातें करती हुई जा रही थीं। आज भैया जी ने मस्त पानी पूरी खिलवाई, पर पानी पूरी खाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। पानी पूरी हमारे गांव में सब कुछ है, बस पानी पूरी के लिए गांव वाले बगल वाले गांव में जाते हैं।
हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और पानी पूरी के ठेले के लिए ज्यादा पैसे उधार भी नहीं लेने पड़ेंगे। अरे 2000 में तेरा काम हो जाएगा। हाँ, चल भानु सेठ से बात करते हैं। मयूर संजय को भानु सेठ के पास ले गया। सेठ जी, संजय को कुछ पैसे उधार चाहिए पानी पूरी का व्यवसाय खोलने के लिए। पानी पूरी का व्यवसाय तो अच्छा है, वैसे भी मुझे बगल वाले गांव जाना पड़ता है पानी पूरी खाने। कितने पैसे चाहिए? जी 2000। बस, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि मैं हमेशा तुम्हारे ठेले से मुफ्त में पानी पूरी खाऊंगा। ठीक है सेठ जी। संजय ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। मयूर संजय को एक तक देखता रहा। भानु ने संजय को पैसे दिए और वो दोनों वहाँ से चले गए। तूने उसकी शर्त स्वीकारी क्यों? अरे वो पैसे दे रहे थे ना, इसीलिए। अरे गधे, तू जानता भी है कि वो सेठ कितना बड़ा भुक्खड़ पेटू है। गांव के हर खाने के ठेले वाले को उसने उधार दिया है और अब तक हर कोई उसे मुफ्त में खिलाता है और ये भुक्खड़ एक के बाद एक खाता ही रहता है। अरे बाप रे, अब क्या? जो होगा देखते हैं। तू कम से कम अपना व्यवसाय तो शुरू कर। अगले ही दिन संजय ने गांव में पानी पूरी का ठेला खोला। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई संजय के ठेले पर पानी पूरी खाने आने लगा। पहले ही दिन से संजय की कमाई शुरू हो गई। वो बहुत खुश था, पर उसकी खुशी को आग लगाने भानु सेठ वहाँ आ पहुँचा। अरे संजय, एक प्लेट पानी पूरी दो तो जरा, तीखा बनाना है। जी। संजय ने भानु सेठ को एक प्लेट पानी पूरी दे दी और भानु ने वो धड़ाधड़ खा लिया। एक और प्लेट पानी पूरी देना। संजय ने एक और प्लेट दी, फिर तीसरी प्लेट और फिर चौथी। ऐसा करते करते भानु सेठ 6 प्लेट पानी पूरी खा गया और बिना 1 रुपया दिए वहाँ से चला गया। संजय को अब समझ आया कि मयूर क्या बोलना चाहता था। फिर ये सिलसिला रोज का हो गया। भानु सेठ रोज 6 प्लेट मुफ्त की पानी पूरी खा जाया करता था। संजय का मुनाफा कम हो रहा था। वो परेशान था। एक दिन इसी चिंता में वो काम कर रहा था कि तभी एक साधु वहाँ आए। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? मेरे पास तो बस पानी पूरी है, आप यही खा लीजिए। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट पानी पूरी खिलाई। उस साधु का पेट भर गया। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, क्या मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकता हूँ? संजय ने उसे भानु सेठ की मुफ्तखोरी के बारे में बताया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक साफ प्लेट दो। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट दी। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर वो प्लेट संजय को लौटा दी। अब ये जादुई प्लेट है, इसमें तुम जो भी रखोगे वो एक के बाद एक आता ही जाएगा, पर ध्यान रहे इसका एक ही बार उपयोग होगा। समझदारी से इसका इस्तेमाल करना, तुम्हारा कल्याण हो। साधु संजय को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वहाँ भानु सेठ आया। संजय, 1 प्लेट पानी पूरी दो बेटा। सेठ जी, मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। मैं आपको 1 प्लेट पानी पूरी दूंगा। आपको मुझे प्लेट खाली करके दिखाना है। अगर आप मेरी पानी पूरी चुनौती में जीत गए तो मैं जिंदगी भर आपको और आपके परिवार को मुफ्त में पानी पूरी खिलाऊंगा और साथ ही मैं कर्ज के दुगने पैसे आपको लौटाऊंगा। अरे वाह! पर अगर आप मेरी चुनौती में हार गए तो आप गांव के किसी भी ठेले पर कभी भी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ हाँ, वैसे भी 1 प्लेट में ज्यादा से ज्यादा 10 ही पानी पूरी होंगे। मेरा तो दुगना मुनाफा है। गांव वाले आसपास इकट्ठे हो गए। संजय ने भानु के लिए पानी पूरी बनाई और उसे उस मंत्रित प्लेट में दे दी। भानु एक के बाद एक पानी पूरी खाता जा रहा था, पर उस जगह अपने आप दूसरी पानी पूरी आ रही थी। भानु ने धड़ाधड़ 20-30 पानी पूरी खा ली, पर फिर भी पूरी प्लेट भरी हुई थी। अरे ये क्या माया है? ये प्लेट खाली क्यों नहीं हो रही? यही तो चुनौती है।
भानु ने और 20-30 पानी पूरी खा ली और अब उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। अरे बस बस, अब नहीं हो रहा और नहीं खा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं, मैं हार गया। तो अब से आप कभी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे पूरे गांव में? हाँ हाँ, नहीं खाऊंगा। भानु सेठ अपना मोटा पेट पकड़कर अपने घर की ओर दौड़ गया। सारे गांव वाले उसकी ये हालत देखकर हंस पड़े और संजय की जादुई पानी पूरियों ने गांव वालों को भानु की मुफ्तखोरी से आजाद कर दिया।